ठीक है, लास्ट चैप्टर आ गया हमारा ना बायोमोलिक्यूल्स का, और ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे हमारे, पर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है हमारे, है तो चलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या करते हैं, विच हेल्प, ठीक है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हेल्प फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, लिखना आपने, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देनी है आपने। वैसे कभी भी आया नहीं ये डेफिनेशन की भाई डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स डिफाइन कर दो क्लास 12th के हिसाब से, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, विच हेल्प फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे एग्जांपल कौन कौन सी है, तो इसमें हमारे पास जो हमने पढ़ने होते तो बहुत सारे हैं, इसमें तो होते तो बहुत सारे हैं, बट जो हमने इस सिलेबस में करने हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें कौन सा फर्स्ट बायोमोलिक्यूल पढ़ना है हमने, कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ लेंगे, बाकी है तो और भी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। उसके बाद हमने जो तीसरा चीज पढ़नी है वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड पढ़नी है। लास्ट में आपको आएंगे विटामिन, ठीक है, और हार्मोन्स, एंजाइम्स, जिसमें मेजरली जो हमें चीजें पढ़नी है वो फर्स्ट 3 वाली चीजें पढ़नी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन में थ्योरेटिकल रहेगा और न्यूक्लिक एसिड में भी थ्योरेटिकली रहने वाला है, ठीक है। बाकी विटामिन्स में जो भी आपके सोर्सेज होते हैं और डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं वो हमने पढ़ने होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले कार्बोहाइड्रेट से पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। तो पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी भी 2 डेफिनेशन आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, तो उसके नाम से आ रहा, जो उसकी ऑर्डर डेफिनेशन हम करेंगे, फिर उसमें लिमिटेशंस क्या रही हैं, ठीक है, उसमें कमी क्या रही है कार्बोहाइड्रेट में, उसके हिसाब से हम इसकी न्यू डेफिनेशन भी कर लेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड पर है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे, जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम से कुछ एग्जांपल्स लिख ली, जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, विच फॉलो द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला जो फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका बनता है CxH2O का होल Y। तो जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को जो फॉलो कर लेते हैं दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन। या अब इसमें लिमिटेशन क्या, एडवांटेज क्या, वो देख लेते हैं। एग्जांपल जो आपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कौन सा पढ़ा है, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो आपने पढ़ रखा है वो पढ़ा हुआ आपने ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। ये इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं x और y की, तो क्या पुट होगी इसके अंदर, तो x कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और H2O का होल कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y में कितना पुट कर दूंगा, यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है मेरा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला फॉर्मूला, ठीक है, C6 और O6 बिल्कुल सही जा रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, एक और शुगर आपने पढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, फ्रक्टोज का फॉर्मूला हो गया, और ग्लैक्टोज का फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और लिख लो, C12H22O11। तो ये शुगर होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस क्या क्या है वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो सुक्रोज फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, ये देख लो। इसमें क्या आएगा, कार्बन C12, और H2O का क्या हो जाएगा, H2O की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 22 आ जाएगा, 11, ठीक है। तो यानी कि ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये दोनों मेरे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ एक ऐसी एग्जांपल लिखने वाला हूं जो कार्बोहाइड्रेट तो है बट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे इसकी कमी आ गई, लिमिटेशन आ गई कि क्यों नहीं हम ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो इसमें एक बड़ा फेमस कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, रैमनोज बोलते हैं, रैमनोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक रैमनोज एग्जांपल रखना है आपने। एक और एग्जांपल आता है जिसका नाम क्या है, डीऑक्सी
डीऑक्सीराइबोज, ये तो बड़ा फेमस है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6, ठीक है, H12O5, C6H12O5, ठीक है, ये रैमनोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4, ठीक है। ये दो ही फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। रैमनोज जो है ये भी शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए के अंदर होता है, वो शुगर मॉलिक्यूल है ये डीऑक्सीराइबोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। तो अगर मैं इसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला फॉलो करूं तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें काम नहीं करेगा, है ना। C की वैल्यू 6 पुट करोगे तो H2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि ये कॉमन ही निकल के आ रहा है आपका, इसलिए यहाँ पे H2 वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये मेरे क्या है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बट डज नॉट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला, ठीक है। एक तो लिमिटेशन ये हो गई कि हमारे पास ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब कि फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर पा रहे, CXH2O को, तो ये हमारी डेफिनेशन काम की नहीं आ रही, क्योंकि जो शुगर है उनको तो फॉलो करना चाहिए, यानी कि इस डेफिनेशन में कहीं ना कोई कमी है, तो हमें न्यू डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। एक लिमिटेशन तो ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या है? सेकेंड लिमिटेशन यहाँ पे तो हमारे पास कुछ बड़े फेमस कंपाउंड है। एक फेमस कंपाउंड कौन सा है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH। और एक हमारा जो फेमस कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, ठीक है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्मूला को फॉलो कर लेते हैं, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब इसमें कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन हो गए, ठीक है। और तुम्हारा H2 के हिसाब से ये 2 लग जाएगा इसके आगे, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 है, तो इसलिए H2O का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने है? 2 है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टिल इट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये इसकी लिमिटेशन। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन है और एक H2 निकल जाएगा, जिसमें 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, C1 H2O का 1, ठीक है, H2O का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले को मतलब ये फॉलो कर रहे हैं और ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो हमने फिर न्यू डेफिनेशन बनानी है इसके हिसाब से। अंडरस्टूड है ये वाला टॉपिक? अभी हमने नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट करनी है ना ग्लूकोज की, ठीक है। मतलब कि जो हमारी न्यू डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, या फिर ठीक है जो हमने ओल्ड डेफिनेशन में लिमिटेशन बताई है, अब न्यू डेफिनेशन क्या है वो उसके स्ट्रक्चर पे होती है। अब ये स्ट्रक्चर ध्यान दे लेना कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फ्रक्टोज का कैसे बनता है और ग्लैक्टोज का कैसे बनता है, इसमें भी क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है। अनपढ़ है तू? तो ग्लूकोज का पहले देखो कैसे बनेगा। 6 कार्बन है, अब 6 कार्बन को आपको एक चेन में लगाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो ग्लूकोज है उसमें फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। पहले कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, ठीक है, CHO होता है फर्स्ट कार्बन पे। उसके बाद जितने भी 5 कार्बन रह गए उनके आप ऊपर क्या लगाना आपने? OH लगाने। कितने OH लगेंगे? 5 OH लगाने आपने। अब वो जो OH है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिए ही आपको देखने। तो पहले में हमने एल्डिहाइड लगा दिया, सेकंड पे आपने क्या लगाना है? H and OH। थर्ड कार्बन का बस याद रखना आपने, इसका OH क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बाकी सारे OH आपने कहाँ लगाने? राइट हैंड साइड लगाने हैं, इस तरह से HOH लगा देना है आपने। अब लास्ट में बस आपके पास 2 H बचेंगे, आप इसको कंडेंस फॉर्म में भी लगा दो, OH इसका राइट हैंड साइड दिखा दो। तो सारे OH जो है वो आपके राइट हैंड साइड है, बस थर्ड वाले का जो कार्बन है उसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। जब आप फ्रक्टोज का बनाओगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें भी 6 कार्बन आपने स्ट्रेट लगाने हैं, ठीक है, 3 4 5 6। अब फ्रक्टोज में जो मैंने पहले भी कई बार बताया कि फॉर्मूला सेम है तीनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आपने कई बार किया होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप इनका डिफरेंट रहता है, आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के। ग्लैक्टोज भी इनका आइसोमर ही बनेगा। अब कीटोन में इसमें फ्रक्टोज के अंदर कीटोन आता है, और कीटोन बनाने के लिए पहले कार्बन में आप कीटोन बना नहीं सकते। कीटोन बनाने के लिए आपको पता है कि 2 कार्बन होने चाहिए, सेंटर में बन सकता है, तो कीटोन बनाने के लिए आपको सेकंड कार्बन उठाना है। ये कीटोन बना दिया। अब इसमें देखो, इसमें चेंज क्या करोगे? कीटोन बन जाए सेकंड कार्बन पे, ये दोनों एच हटा दो,
ये दोनों एच आप हटा दोगे तो ये CO बन जाएगा, ये दोनों एच ऊपर देने होंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा CH2OH। ठीक है, एक एच आपने इसको दे दिया CH2, एक एच आपने इसको दे दिया, तो क्या बन गया CH2OH बन गया। तो दोनों एच हमने उठा लिए, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। बाकी सारा स्ट्रक्चर नीचे से सेम रहेगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन में मैंने बताया OH आपने लेफ्ट हैंड साइड रखना है, सब में बाकी H एंड OH लगा दो। लास्ट में क्या होता है, H एंड OH ही होता है, 2 H एंड OH CH2OH हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, और लास्ट जो रहेगा ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो है वो आपस में सेम ही होते हैं। ठीक है, उसमें भी मैं बता देता हूँ, इसमें भी आप 6 कार्बन लगाओगे, 3, 4, 5, 6। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बस उसकी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना। ये नहीं बोलेगा आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, बस वो आपकी स्ट्रक्चर को इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तभी आप उसका आंसर दे पाते हो। ठीक है, तो इसमें भी एल्डिहाइड होता है फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे वही H एंड OH, थर्ड कार्बन पे क्या होता है OH उल्टा, यहाँ पे फोर्थ कार्बन का भी OH इस साइड रहता है, बाकी सारा H एंड OH। ठीक है, CH2OH। मतलब कि आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये सेम फॉर्मूले में है, बस कौन से कार्बन पे चेंज है इनका आपस में, फोर्थ कार्बन पे। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे चेंज आता है इसका, फोर्थ कार्बन का जो H और OH आपने चेंज कर देना है। तो अगर फोर्थ कार्बन का अगर मैं OH इधर कर दूं और H इधर कर दूं तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज बन जाएगा। और ऐसे आइसोमर के लिए एक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। एपीमर्स है ये, एपीमर्स। एपीमर्स का मतलब कि फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पे आपका H और OH लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जा सकता है। जिसमें मैंने एक एग्जांपल किसके लिए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के लिए। तो अगर आपको पता है कि हाँ जी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो आपने आंसर क्या देना है, एपीमर्स है, एपीमर्स। एक एनोमर्स होता है, एक एपीमर्स होता है। एपीमर्स फर्स्ट कार्बन, जो एनोमर्स होता है वो फर्स्ट कार्बन के लिए होता है। फर्स्ट कार्बन वाला अभी मैंने कोई केस कराया नहीं है, मैंने कौन सा कार्बन वाला कराया, अभी फोर्थ कार्बन वाला केस कराया मैंने, ये वाला फोर्थ कार्बन, ये। ठीक है, C4। तो C4 अगर देखोगे तो इसका OH लेफ्ट हैंड साइड है, इसका OH क्या है, राइट हैंड साइड है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो अगर एपीमर्स की एग्जांपल अगर आपको वो पूछेगा तो आपने क्या देना है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, तो दे आर एपीमर्स। अब इसमें अब नई डेफिनेशन कैसे इसमें आती है, तो इस कंपाउंड को देखो, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को और ग्लैक्टोज में, इसमें है क्या, इसमें OH लगे हुए हैं, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, क्या इसमें कायरल कार्बन लगा हुआ है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होता है, जिस ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। तो मैं ये सेकंड लास्ट कार्बन देख रहा हूँ। ठीक है, ये कायरल कार्बन है, क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के साथ H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CH2OH लगा हुआ, और ये पूरा एक 4 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक ही कायरल का चाहिए होता है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपको और मिल जाएंगे। मतलब इसमें ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, कायरल है, कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल है, ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है या फ्रक्टोज है, ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा था कि कायरल कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो बनाते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कौन सा कायरल है, कायरल कार्बन है। और कायरल का मतलब मैंने बताया हैंड होता है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो बिल्कुल ऐसे बनेगी जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर से आपको बताना है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं विच कंटेन्स व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी इन नेचर। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। ये नाम होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इससे पहले आपने कोई वर्ड ऐड करना तो आप ये ऐड कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, या तो उनमें ऐसे कंपाउंड हो, ऐसा नेचर हो सबका, या फिर ठीक है ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी, या तो वो सीधा सीधा देखने में हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें नहीं है बट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरस्टूड है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन बताना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो पोजीशंस है, ठीक है, जो पोजीशंस है कि OH जो है या H है या जो कार्बन है, इनके ओरिएंटेशन किस साइड है, इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से हम इसको एक टर्म देते हैं जिसका नाम है D एंड L देते हैं, D एंड L। तो D एंड L इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन मतलब कि हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं जल्दी। तो मैं बता दूं, जैसे आपने D से पढ़ा हुआ डेक्स्ट्रो और L से पढ़ा हुआ है लीवो पढ़ा हुआ है, तो वो वो चीज जो है ना बिल्कुल भी इससे रिलेट नहीं करती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत बच्चे सोचते हैं D और L डेक्स्ट्रो और लीवो होता है, पर वो ये चीज नहीं है। स्मॉल जो D होता है, स्मॉल D एंड स्मॉल L, दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, जिसमें हम इसको प्लस भी बोल देते हैं या फिर माइनस भी बोल देते हैं। ये होता है डेक्स्ट्रो और लीवो। और कभी भी कंपाउंड की शक्ल देख के हम डेक्स्ट्रो और लीवो का पता नहीं कर सकते, बस हम इतना जरूर पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। उसके लिए भी हमें क्या देखना होता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो D एंड L नहीं है यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल D और कैपिटल L। तो ये क्या बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, अराउंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं। उस रेफरेंस कंपाउंड की हेल्प से हमने देखना है कि ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इसका OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है। तो एक छोटा सा हमने ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, मिनी ग्लूकोज, जिसमें आपका एक एल्डिहाइड रहेगा, एक अल्कोहल रहेगा और बीच में भी एक सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा। जैसे मैं कंपाउंड बना रहा हूँ एक, ठीक है, ये बनाया मैंने CHO, यहाँ पे क्या आ रहा है HOH CH2OH। ठीक है, ये मैंने एक 3 कार्बन वाला बनाया जिसमें अंदर सब कुछ डाल दिया, जो मतलब एक ग्लूकोज के अंदर होता है, छोटे मोटे ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ऊपर से, ठीक है, बीच में क्या होते हैं हमारे H और OH होते हैं, और लास्ट में क्या मेरा अल्कोहल है। ठीक है, इसको वैसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड एक रेफरेंस कंपाउंड है जिसकी शक्ल देख के मैं बताऊंगा कि मेरे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन D है या फिर L है। ठीक है, आपने ये बताना है। ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया, एक ग्लिसरैल्डी और लिख रहा हूं मैं, जिसका मैं OH क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड में लिख दूंगा ऐसे। ये OH मैंने यहाँ लगा दिया, ये H मैंने यहाँ लगा दिया, ये मैंने CHO लगाया, ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे CH2OH लगा दिया। तो इसका OH मैंने क्या रखा है, लेफ्ट हैंड साइड रखा है। ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये भी क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड है, पर इसको क्या बोलते हैं, L ग्लिसरैल्डिहाइड। इसको L ग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे क्योंकि इसका जो OH है वो कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसका OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, D ग्लिसरैल्डिहाइड। तो आपने जो D जो वर्ड है कैपिटल D है तब लगाना है जब उसके सेकंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ होगा, राइट हैंड साइड होगा। अगर उसका सेकंड लास्ट कार्बन OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसके नाम क्या लग जाएगा, L लग जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे, ये ग्लूकोज या जिसमें लास्ट में सारी सबकी शक्ल एक जैसी है, इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे भी OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, इसका भी OH क्या है, राइट हैंड साइड है, इसका OH भी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो मतलब ये चीज अगर देखोगे तो किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है भाई, D से क्या L से, D से मैच कर रहा है। इसलिए ग्लूकोज का जब मैं नाम लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, D ग्लूकोज लिखता हूं। क्या लिखते हैं हम इसको, D ग्लूकोज लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, D फ्रक्टोज लिखेंगे, D फ्रक्टोज। और इसको मैं क्या लिखूंगा, D गैलेक्टोज। ठीक है, मान लो मुझे L बनाना है, L ग्लूकोज बनाना है, तो L ग्लूकोज के लिए क्या करना पड़ेगा, OH इधर से हो जाएगा और H कहाँ जाएगा, इधर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज। तो मतलब कि मैं ग्लिसरैल्डिहाइड के रेफरेंस से मैं अपने ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मैं क्या बताता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। तो जो कैपिटल D और जो कैपिटल L है वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए होते हैं, वो उसके लिए नहीं होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। तो कहीं भी अगर मैं D ग्लूकोज या L ग्लूकोज लिखता हूँ तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो सेकंड लास्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है OH और H की। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे D लगाया हुआ कैपिटल D। ठीक है,
चलो ये लिख लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में, कि जो हमने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास, फ्रक्टोज का नहीं है, कि क्या क्या है हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। जो एक तो देखो हमने करना है कि इसमें जो 6 कार्बन लगे हुए हैं, अब 6 कार्बन लगे कहते हैं रिंग में लगे हैं कि ओपन में लगे हैं, स्टेट में लगे, वो बताना हमें। तो अभी तो स्टेट में दिख रहे हैं हमको, तो हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें 6 कार्बन जो है वो स्टेट में लगे हुए हैं। एक रिएक्शन इसके लिए करनी है, ठीक है, स्टेट कार्बन के लिए। एक रिएक्शन हम किसके लिए करेंगे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। एक रिएक्शन हम इसके लिए करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के लिए, CO ग्रुप, ठीक है। एक रिएक्शन करेंगे जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, इसके लिए रिएक्शन होगी कंफर्म करने के लिए इसमें एल्डिहाइड है, ठीक है, एक रिएक्शन ये होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे, और क्या था इसके अंदर, 5 क्या थे, 5 क्या था इसके अंदर, OH, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके लिए एक टेस्ट होगा, रिएक्शन होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा उसमें 5 OH ग्रुप है। और इसमें एक ऐसा अल्कोहल है जो लास्ट में है, लास्ट में कौन सा, किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो 1 2 3 4 5 रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। ये सारे रिएक्शन हमको एक एक करके बता देगी कि इसमें 6 कार्बन स्टेट लगे हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, 5 OH लगे हुए हैं, और क्या है, प्राइमरी अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन हम करेंगे किसके लिए, 6 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, 8 बजे तक क्लास चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 कार्बन स्टेट के लिए चलेगा। तो पहले हम लिखने वाले ग्लूकोज को रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CHO। रिएक्शन के लिए आपने कैसे लिखना है, इसको ओपन करके नहीं लिखना, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देना इस तरह से। ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब तुम्हें रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, मुंह मत बनाओ, रिएक्शन बनाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, CHOH का होल 4 और CH2OH हो जाएगा, ये 4 कार्बन इकट्ठे हो गए बीच में, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए, ठीक है। ग्लूकोज को ऐसे लिखना है रिएक्शन के लिए, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब मुझे ये बता दो ये करता क्या है, ये करता है एल्केन बना लेता है। HI इन द प्रेजेंस जो रेड फॉस्फोरस है, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस है, वो क्या करता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपके पास 5 OH है, एल्डिहाइड है, जो भी कुछ है, ये सारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्केन। तो 6 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, 6 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन। तो ये मतलब हमें क्या मिल जाएगा, N हेक्सेन। तो आपको जो N हेक्सेन मिला है, ये कंफर्म करता है कि हमारे पास जो कार्बन लगे हुए हैं वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक है। ये पहली रिएक्शन है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट से तुमने क्या करना है, अगर बाय प्रोडक्ट लिखने में तुम्हें पता है HI का जो बाय प्रोडक्ट वो क्या होता है, अगर वो सारे H दे देगा तो हमको क्या मिलता है बाय प्रोडक्ट में, आयोडीन मिलता है और H2 निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे, बैलेंसिंग चाहे तुम कर लेना इसमें। तो मतलब ये अगर हमको हेक्सेन दे रहा है तो ये कंफर्म कर रहा है इसमें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, पहले रिएक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं होता तो फिर हमको कुछ ब्रांचिंग वगैरह मिल जाती, ठीक है, नहीं इसमें हमको हेक्सेन ही मिलता है। ये हो गया हमारा पहला 6 कार्बन के लिए। दूसरा रिएक्शन जो हमने करना है, किसके लिए करना है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो एल्डिहाइड कीटोन में हमने किया था, CO ग्रुप अगर है किसी के अंदर तो उसके साथ रिएक्शन किससे करते होते हैं, ठीक है। तुमको अच्छे से पता होगा पर मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है। एक हम रिएक्शन करते हैं HCl से, ठीक है, एक हम करते होते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से। ये अमोनिया का डेरिवेटिव था, ठीक है, और ये साइनोहाइड्रिन बनाता होगा। अगर ये रिएक्ट कर गए आपके ग्लूकोज के साथ तो इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है, ठीक है, CO ग्रुप है। अगर ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, एक भी रिएक्ट करता है तो हमें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, किसी से भी रिएक्ट कर दो, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। अब मैं दोनों से रिएक्शन कर लेता हूँ। तो ये लिखा मैंने एल्डिहाइड, ये मैंने लिखा CHOH का होल 4, और लास्ट में क्या लिखा मैंने, CH2OH लिखा। तो एक रिएक्शन में करूंगा HCl से, एक रिएक्शन में क्या करूंगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से करूंगा। देखो HCl से रिएक्शन याद है तुम्हें, HCl से रिएक्शन क्या होती है, HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन क्या होगी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है जब बॉन्ड इसकी तरफ जाता है तो इस पे नेगेटिव आता है और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव होगा। आपने H O के साथ लगा देना और CN किसके साथ लगा देना है, कार्बन के साथ, ठीक है। तो देखो क्या बनने वाला है, बाकी सब सारा कुछ वैसे ही रहने वाला है, नीचे से ये सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है। क्या बन जाएगा, अब एक तो लग जाएगा तुम्हारा OH और एक क्या लग जाएगा, एक क्या लग जाएगा, साइनाइड CN, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ वैसे ही, H का H वैसे ही है। तो ये हमारा ऐड हो गया है। अगर HCN ऐड हो गया तो इससे में क्या पता लग गया, इसमें क्या है, CO ग्रुप है।
ये क्या बना, साइनोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। अगर मैं NH2H से रिएक्ट करा दूंगा इसको तो क्या रिएक्शन हो गया NH2OH के साथ। तो आपको अगर याद हो कि जो भी ये H2 होता है, ये H2 और ये O क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बाकी क्या रहेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड NOH बचेगा, ये लग जाएगा। इसको हम क्या बोलते होते हैं, NOH को, ठीक है, NOH को क्या बोलते हैं, अब दही जम गया होगा मुंह में, क्योंकि जब जब जी नहीं आते हैं इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम बोलते हैं इसको, ऑक्साइम, ये ऑक्साइम होता है, NOH यहाँ पे होता है। तो ग्लूकोज से बना हुआ ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइड। तो अगर ये दोनों रिएक्ट कर गए, इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। चलो हाँ रुक जाए, स्टार्टेड या इसने फोन करवाना था, करवा देते हैं। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमने, ठीक है। वो किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। तो आपको शायद याद होगा जो क्या कहते हैं, हमने कुछ रिएक्शन की थी जो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करती हैं। तो यहाँ पे हम जो ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एक चीज़ें और भी रह गई थी क्लासिफिकेशन के साथ, तो चलो मैं आगे बता दूंगा, मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड, वो चीज़ें रह गई, ठीक है। अभी हम ब्रोमीन वाटर से अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये एल्डिहाइड अगर है तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाता है, तो ये हमें कंफर्म करता है कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज से जो बना हुआ एसिड है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड बना है, तो ग्लूकोनिक एसिड अगर बन रहा है तो इसका मतलब ऊपर क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज आती है, यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि अगर मान लो मैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डालता है, अगर स्ट्रॉन्ग में हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है। ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है और ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा। जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में हमारे पास 4 OH वैसे रहेंगे और लास्ट में फिर ये अल्कोहल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ तो ये ऊपर वाले एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, नीचे वाले अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को। तो इससे जो बना हुआ एसिड है इसको क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं सैकरिक एसिड बोलते हैं, सैकरिक एसिड, ठीक है, सैकरिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भाई दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, है ना। अब वो कहेगा कि यहाँ वाकई यहाँ पे अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, हो सकता है यहाँ पे एल्डिहाइड हो, क्योंकि एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो वो कंफर्म करने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि हमने लास्ट में लिखा ना कि प्राइमरी अल्कोहल का भी हमें टेस्ट करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम ग्लूकोनिक एसिड लेते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि मैं ग्लूकोनिक एसिड का टेस्ट करके मैंने ये कंफर्म किया हुआ है कि इसके लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल है और ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कहता है आप ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके देखो, अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है तो हम कंफर्म कर लेंगे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। तो अगर मैं इसके अंदर भी क्या डालता हूँ, नाइट्रिक एसिड डालता हूँ, तो ये भी मुझको क्या देगा, सैकरिक एसिड देगा। तो इससे कंफर्म होता है इस रिएक्शन से कि ये जो लास्ट वाला जो मेरा अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो फोर्थ रिएक्शन की है वो नाइट्रिक एसिड से की है। नाइट्रिक एसिड से हमें ये पता किया है कि इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होने पर क्या देता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है एसिड, इसने ऊपर वाला एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंफ्यूजन बताई कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि यहाँ पे हो सकता है दोनों तरफ ही वो एल्डिहाइड के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज किया है। ग्लूकोनिक एसिड का हमें कंफर्म है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये भी हमें क्या दे रहा है, COOH दे रहा है। इससे हमें कंफर्म हुआ है कि जो लास्ट वाला जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब हमारे पास एक ही बचा है OH ग्रुप, कि 5 OH ग्रुप को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो 5 OH ग्रुप करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। और आपने पढ़ा होगा कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो क्या करता है, वो करता है असाइलेशन, ठीक है। OH में अगर हम करेंगे असाइलेशन कर देंगे इसकी, तो असाइलेशन के लिए हम ये क्या यूज करने वाले हैं, CH3 CO, CH3 CO और बीच में क्या होता है इसके O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें जब भी रिएक्शन होगी, कोई भी अल्कोहल होगा, मान लो मैं जनरली एक अल्कोहल लेता हूँ, ROH लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा H,
यहाँ से क्या निकलेगा, CH3COO और H क्या निकल जाएगा, CH3COH। तो अगर मुझे एक OH के साथ रिएक्शन करनी है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा CH3COH। बचा हुआ जो COCH3 है वो कहाँ लग जाएगा, इस O के साथ क्या लग जाएगा, COCH3। मतलब मैंने H की जगह क्या लगा दिया, COCH3 लगा दिया। तो अगर मेरे पास ऐसे जो मतलब ऐसे 5 OH ग्रुप हैं, एक OH के साथ लगा रहा हूँ तो एक एसिडेट लग रहा है। अगर मेरे पास 5 OH है तो 5 एसिडेट लग जाएगा, पेंटा एसिडेट बन जाएगा। ठीक है, अगर एक एसिडेट लग रहा है, 2 एसिडेट लग रहे हैं, 3, जितने एसिडेट लगेंगे उससे मैं कंफर्म कर दूंगा कि मेरे पास कितने OH हैं। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा ना तो ये मुझे पेंटा एसिडेट देगा, 5 एस्टर बन जाएंगे इसके अंदर सीधे ही। तो जब मैं एक OH की रिएक्शन आपको समझा रहा हूँ, आपने एक H की जगह क्या लगा देना है, COCH3। यहाँ पे कितने OH है मेरे पास, 4 ये हैं और ये क्या है, 5। तो इसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, देखो 5 एसिडिक एनहाइड्रेट डालने वाला हूँ। 5 एसिडिक एनहाइड्रेट मैंने डाल दिए, ठीक है। और 5 एसिडिक एनहाइड्रेट का मतलब ये है कि इसमें कितने H आप रिप्लेस करने वाले हो, 5H रिप्लेस करने वाले हो। और 5H रिप्लेस करने का मतलब है कि आप इसमें 5 एसिडिक एसिड निकालने वाले हो। वो सारे H निकाले, 4 H यहाँ से निकाले, 1 H यहाँ से निकाला, 5 एसिडिक एसिड निकल गए, ये खत्म हो गया। अब 5 COCH3 बचे हैं, तो क्या करोगे आप, वो सारे H की जगह क्या लिख दोगे, जैसे ये CHO था, इस H को हटा के क्या लिखना है आपने, COCH3। तो ये हो गया 4 और लास्ट में क्या था CH2O, इसकी जगह क्या लग जाएगा COCH3। तो जो COCH3 मैंने लगाए हैं ये H को हटा के मैंने लगा दिए, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ही मुझे बताता है कि भाई मेरे पास कितने ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ ऑल द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस करनी है, कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है कि क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, व्हिच डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, क्योंकि वो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे सिंपलेस्ट शुगर है नहीं हमारे पास, दे ऑलरेडी आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते होते हैं। इसमें एग्जांपल आपकी वही है जो आपने पहले भी लिखी, जो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जितना नीचे शुगर हो सकता है उतना नीचे ऑलरेडी है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और मैंने ऑलरेडी इनकी स्ट्रक्चर्स आपको बता दी है। सेकंड जो है वो होता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे। अब हाइड्रोलाइज करने के बाद ये हमें क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस के कितने मोनोसैकेराइड देंगे, इनकी काउंटिंग है। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यू आर गेटिंग 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। अगर आपको 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। काउंटिंग इसकी फिक्स है, 10 तक ही है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड दे दें। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें जो सबसे फेमस है आपका वो डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड आता है एग्जांपल में, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, पेंटा ऐसे होता है। अब इतना टाइम पास नहीं करना हमने, यहाँ पे सिर्फ डाइसैकेराइड के लिए बताऊंगा। अब डाइसैकेराइड का मतलब जो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, जो 3 देंगे वो ट्राइसैकेराइड हो जाएंगे, जो 4 मोनोसैकेराइड देंगे वो टेट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन आपका डाइसैकेराइड है, जिसमें जो एग्जांपल है आपकी वो किसकी है, सुक्रोज की है। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, फॉर्मूला तीनों का सेम था। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड देंगे। ठीक है, सुक्रोज के अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, माल्टोज जब होता है, माल्टोज जब रिएक्ट होता है तो क्या बोलता है, ये हमको जो है 2 ग्लूकोज देता है। ठीक है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स देगा ये हमको, 2 ग्लूकोज देगा ये हमको। ठीक है, 2 ग्लूकोज। ठीक है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ रहे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिख सकते हो। लैक्टोज जो देता है वो हमको क्या देता है, 1 गैलेक्टोज देता है,
और एक क्या देता है, ग्लूकोज देता है। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज देता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये चीजें याद रखनी है हमने, क्योंकि यही हमें स्ट्रक्चर बनाने में भी काम आएगा। अगर बोलता है कि लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो आपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंबाइन करके लैक्टोज बन जाएगा। दो ग्लूकोज को जोड़ दो तो माल्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दो तो सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, आपस में जब ये जुड़ेंगे, ठीक है, तब हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा डाइसैकेराइड्स के। तो दे आर द डाइसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोनोसैकेराइड्स। तीसरा आ गया हमारे पास, जो लास्ट है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो ऑन हाइड्रोलिसिस जो है, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस जो है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जो देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। इसमें जो फेमस कंपाउंड है आपके वो क्या है, एक तो स्टार्च है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, और क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। जो इस पे क्या आता है, आपको पता है स्टार्च क्या होता है, जब प्लांट फूड स्टोर करता है तो किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करता है। सेलुलोज भी प्लांट्स के अंदर ही होता है। ठीक है, जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी फूड स्टोर करती है, ग्लूकोज स्टोर करती है तो किस फॉर्म में करती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में करती है। तो ग्लाइकोजन एक हमारे लिए स्टार्च हो गया, मतलब, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजन को। सिंपल स्टार्च तो चलो हमें पता है, प्लांट वाला स्टार्च हो गया, और जो एनिमल वाला स्टार्च है उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये सारे के सारे ही जो हैं हमें लार्ज नंबर ऑफ क्या देंगे, सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट देते हैं, सिर्फ ग्लूकोज के बने हुए सारे के सारे। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो है रिडक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब किससे रिड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज करने होते हैं, जो अपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हुए थे। उसमें आपका जो एक तो होता है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग और बेंडिक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, फैलिंग एंड बेंडिक्ट, ठीक है, या फिर टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, अगर क्वेश्चन में पूछे कैसे डिफाइन करेंगे रिड्यूसिंग शुगर को या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर को, नॉन रिड्यूसिंग को। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है ना, द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विच रिएक्ट विथ या विच रिड्यूस बाय फैलिंग, बेंडिक्ट और टॉलरेंस रिएजेंट, जिससे इसकी रिएक्शन हो जाती है, आपके पास रेड पीपीटीज आ जाएंगी या सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वो सारे शुगर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जो रिएक्ट नहीं करेगा इससे, फैलिंग से, बेंडिंग से, टॉलरेंस से, वो शुगर्स क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। अब एग्जांपल इसमें मेन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो कोई भी दे सकता है। एग्जांपल इसमें क्या है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ऑल द मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये तीनों ही हमारे क्या है, ये हमारे किस में आएंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स में आएंगे। ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर में आएंगे। और कौन से रिड्यूसिंग शुगर में आपने याद करने हैं, एक आपने ये दो करने हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं आपके। इनके अलावा जो चीज रह गई सबके सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग में क्या क्या आ गया, जितने भी पॉलीसैकेराइड है ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर से जितने भी पॉलीसैकेराइड है। सबसे फेमस जो आपका डाइसैकेराइड रह जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, इकलौता डाइसैकेराइड जो किस में आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स कर लेंगे।